गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस मैथमेटिक्स। ये है हमारे क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 02। लेक्चर 01 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 सेट्स, ठीक है। रिलेशंस देखे थे क्लास 11 का और देखा था डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ रिलेशंस। ये सब कुछ जो भी हमने लेक्चर 01 में कवर किया था वो प्योरली 11th का था और मैंने डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा भी था कि जिन लोगों को वो चीज़ें आती हैं, जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा लेक्चर 02 पर सिर्फ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 02। इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्लास 12 के रिलेशन स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन होगा और सबसे बड़ी बात जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस मतलब रिलेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है और क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें, ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशंस का बेस इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको फंक्शन समझ में आ पाए, क्योंकि चैप्टर में मैं आपको बता दूं रिलेशंस तो एक बस बहाना है पढ़ाने का। मेन हमारा जो मोटिव होता है वो होता है फंक्शंस। क्लास 11th में आपको बस मतलब टच करके निकल गए थे फंक्शंस को हम, कुछ खास डोमेन और रेंज के कोई सवाल नहीं थे। 12th में अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इन्वर्स ऑफ फंक्शंस भी देखेंगे, बट इन्वर्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक हमें समझना चाहिए वो है इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। कि इन्वर्स होता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है रिलेशंस के केस में तो, और फंक्शंस में इन्वर्स क्या होता है ये हम तब देखेंगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक डालिए इन्वर्स ऑफ रिलेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है और नाम से पता पड़ रहा है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले लेट ए एंड बी be two sets and let R be a relation and let R be a relation from set A to set B full stop, then comma the inverse, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ लिख रहे होंगे, देन द इन्वर्स ऑफ आर कॉमा डिनोटेड बाय आर इन्वर्स, आर की पावर -1, ओके। इसको पढ़ते हैं आर इन्वर्स। वैसे ही जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, अगर ये फंक्शन है तो उसका इन्वर्स होगा एफ इन्वर्स, ठीक है। डिनोटेड बाय आर इन्वर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम B to A and is defined by R inverse is the set of all B comma A such that A comma B belongs to R। यहाँ पर जो कैपिटल R है ये रिलेशन से डिनोट कर रहा है और R इन्वर्स उस रिलेशन के इन्वर्स की बात कर रहा है। तो सर चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? हमने ये लिखा है कि अगर A और B कोई दो सेट हैं और उनके ऊपर कोई रिलेशन डिफाइन किया हुआ है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल R से, तो अगर R को रिलेशन है सेट A से सेट B में तो हम उसका इन्वर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। और उसका इन्वर्स कहाँ से होगा? सेट B से सेट A की तरफ। जैसे कि R में होता था सेट ऑफ ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू R, तो हम R इन्वर्स में क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर कल को 1,2 बिलोंग करता था R को तो 2,1 बिलोंग करेगा R इन्वर्स को। समझ में आई मेरी बात? इसलिए हमने लिखा है R इन्वर्स इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल B कॉमा M सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R। यानी कि हर उस ऑर्डर्ड पेयर के लिए जिसमें A कॉमा B R में आता है उसका रिवर्स R इन्वर्स में लाई करता होगा। यहाँ तक क्लियर है? मेरे हिसाब से इसमें कुछ समझने लायक था भी नहीं ज़्यादा। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, स्टार बना के लिखेंगे दैट क्लियरली A कॉमा B बिलोंग्स टू R implies that B कॉमा A बिलोंग्स टू R इन्वर्स। यानी कि अगर A कॉमा B R में लाई करेगा तो B कॉमा A R इन्वर्स में लाई करेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यह इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाय दोनों आ सकता है, डबल वे इम्प्लीकेशन का भी साइन आप यूज़ कर सकते हो। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डोमेन ऑफ R इज इक्वल्स टू range of R inverse and range of R is equals to domain of R inverse। सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। आप देखेंगे कि डोमेन क्या होती थी? ऑर्डर पेयर्स के जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स हुआ करते थे, सपोज ये है
तो इनका सेट डोमेन और जो सेकंड एलिमेंट थे उनका सेट रेंज। अब आप जो सेकंड था वो आर इनवर्स में फर्स्ट एलिमेंट हो गए, तो जो रेंज हुआ करती थी आर की वो अब आर इनवर्स में हो जाएगी, वो आर इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। उसी प्रकार से जो आपका फर्स्ट एलिमेंट था वो अब सेकंड बन चुका है, तो आर इनवर्स में अब जो आपकी रेंज है वही आपकी पहले आर में क्या हुआ करती थी, डोमेन। तो आर इनवर्स की रेंज आर की डोमेन है और आर इनवर्स का डोमेन अब आर का रेंज बन चुका है। ये समझ में आई मेरी बात? इसको नोट कर लें और इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 1,2,3 एंड b इज इक्वल्स टू ABCD। और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है r फ्रॉम a टू b। r इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b सच दैट r इज इक्वल्स टू 1,a 1,c 2,d एंड 2,c। तो अगर आर ये डिफाइन किया है तो फिर आर इन्वर्स को कैसा डिफाइन करेंगे? देन आर इन्वर्स विल बी, हर ऑर्डर पेयर का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, a,1 हो जाएगा, यहाँ पर c,1 हो जाएगा, यहाँ पर d,2 हो जाएगा और यहाँ पर c,2 हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ था? a से b तक। आर इन्वर्स विल बी फ्रॉम b टू ए। जो आपका सेट ए से सेट बी में हुआ करता था वो बी से ए में हो जाएगा। एक सवाल मन में और आएगा कि सर कोडोमेन भी तो चेंज हुआ होगा। मैंने कहा बिल्कुल हुआ है। आपका पहले कोडोमेन क्या हुआ करता था? अगर ए से बी में था तो सेट बी आपका कोडोमेन हुआ करता था। अब क्योंकि आपका इन्वर्स बी से ए में है तो आपका जो सेट ए है वो आपका क्या है? कोडोमेन। तो नोट कर लें इतना, वीडियो को पॉज करें और इतना नोट कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक आज का जो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो टॉपिक लिखेंगे सब लोग, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब रिलेशंस के टाइप समझाने से पहले मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। इसमें एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, वो लिखना काम का स्टेटमेंट है। वी नो दैट अ रिलेशन इन अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस है। ये तो मैंने पहले भी पढ़ाया था कि भाई कोई भी रिलेशन एक से बी तक ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो जो रिलेशन इन सेट ए है यानी कि जो ए से ए में ही रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो आपको इससे कुछ समझ में आया? जो ये जो लिखा रहा हूँ लाइन, ये बहुत सोल है। इसी के बेसिस पे हम दो टाइप पढ़ेंगे रिलेशन के, 10, द एम्प्टी सेट फाई and A cross A are two extreme relations। ये जो वर्ड है ना एक्सट्रीम, इसको चाहो तो अंडरलाइन कर लो, इसका मतलब समझाएंगे अभी। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आपका जो सेट A है और जो सेट ए पे अगर कोई रिलेशन है तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और हमको पता है कि एम्प्टी सेट और ए क्रॉस ए दो एक्सट्रीम रिलेशन है। इसको एक्सट्रीम क्यों कह रहे हैं? एक्सट्रीम का मतलब इससे छोटा कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है और इससे बड़ा कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक तो बॉटम पे है और एक बिल्कुल टॉप पे है। बाकी जितने भी रिलेशन होंगे सब किस में होंगे? बीच में। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब तक आप इतना नोट कर लें टाइप्स ऑफ रिलेशंस में। So let us take an example. Let A is equals to the set of A, B। तो A क्रॉस A निकाल लें सर। A क्रॉस A क्या होगा मुझे बताओ? A, B, B, A एंड B, B, यही होगा। सर ये बताओ कि A क्रॉस A में सबसेट्स कितने होंगे? नहीं पता? कल पढ़ा था आपने, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल्स टू 2 की पावर n ऑफ A क्रॉस है।
भाई किसी भी सेट के, एक चीज़ समझो, इस सेट में आपका हर एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट था और इस सेट में ए क्रॉस ए जो सेट है इसका हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है। अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स होता तो यहाँ पर हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होता, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, सेट तो सेट ही रहता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कुछ सेट कहते हैं जिनको बाउंड करते हैं कर्ली ब्रेसेस में और सेपरेट करते हैं कॉमा में। यही सेट की डेफिनेशन थी, क्लास 11 में पढ़ी थी, जॉर्ज कैंटर ने थ्योरी दी थी सेट्स की, याद है? तो रिवाइज करते चलेंगे सब कुछ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इस सेट में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने सकते हैं? 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब मैंने पिछले लेक्चर में इस पार्ट को स्किप कर दिया था ताकि मैं यहाँ बता पाऊँ। सबसेट बनाना सीखते हैं। 16 सबसेट्स बनाए। सबसे छोटा, पहले तो 2 थ्योरम होती थी, दैट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि इसका एक, इसके सबसेट्स निकालते हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर। पहला ही सबसेट क्या होगा? 5। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो सबसे बड़ा रिलेशन होगा, उसको लास्ट में लिखेंगे। तो पहला सबसेट हो गया। फिर सिंगल सिंगल पेयर बनाते हैं, ये दूसरा सबसेट हो गया, है ना? सिंगल सिंगल के 4 पेयर बनेंगे। ये 5 सबसेट हो गए। एक अब डबल डबल के पेयर स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ सबसेट कैसे बनाना है। बोर्ड में अगर कभी सबसेट बनाने का मौका पड़ा, वैसे 12th में तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, 11th में भी करना पड़ता था, तो इससे बड़े नहीं आते थे, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर 5 कर दोगे 2 की पावर 5 32 हो जाता है। तो इतना सबसेट कोई बनाने नहीं बैठेगा एग्जाम में, चाहे 6 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, गलती हो जाती है कई बार। तो इससे बड़ा कोई आपको सबसेट नहीं मिलने वाला, तो उसी का बना के भी दिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। सिंगल सिंगल के पेयर हो गए। अब डबल डबल के लें, तो इस ए का इसके साथ, इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इन दोनों का आपस में, और उसके बाद ऐसे। तो देखो कैसा बनाएंगे। ए कोमा ए और ए कोमा बी ले लिया। अब ए कोमा ए को कांस्टेंट रखो, बाकी 3 के साथ घुमा लो। अब यहाँ पर बी कोमा ए आ गया, देन अगेन ए कोमा ए अपनी जगह पर है और लास्ट बी कोमा बी। अब ए कोमा ए का सबके साथ हो गया, ए कोमा बी पकड़ लो। ए कोमा बी का ए के साथ तो भी कर ही चुके हैं, ए कोमा बी का बी कोमा ए के साथ, फिर अगेन ए कोमा बी का बी कोमा बी के साथ, और इन दोनों का आपस में नहीं हुआ, तो बी कोमा ए एंड देन बी कोमा बी, ये हो गए। तो डबल डबल के आई थिंक पेयर खत्म हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंगल सिंगल ट्रिपल ट्रिपल के पेयर। तो ए कोमा ए सबसे पहला तो दिख रहा है, ए कोमा बी एंड बी कोमा ए, देन ए कोमा ए कोमा बी एंड बी कोमा बी, ये और ये। ठीक है, तो इसका इन दोनों के साथ हो गया, इसका इन दोनों के साथ हो गया, इसका इन दोनों के साथ नहीं हुआ, वो देख लेते हैं। तो ए कोमा ए का बी कोमा ए और बी कोमा बी। अब बचे हुए सिर्फ ये तीनों हैं, तो इनको भी लिख लेते हैं। देन लास्ट ए कोमा बी कोमा ए एंड बी कोमा बी। 3 खत्म हो गए। और फाइनली क्या हो जाएगा? खुद अपने आप में ए क्रॉस ए भी तो खुद का सबसेट होता है। तो काउंट करते हैं भी 16 हुए या नहीं हुए, फिर आपको बताएंगे मैं एक्सट्रीम रिलेशन के माध्यम से कहना क्या चाह रहा था। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया था। गलत तो खैर मैं बोलता ही नहीं हूँ कभी, तुम जानते हो ना, बहुत भोला आदमी हूँ मैं। तो अब एक्सट्रीम रिलेशन की बात करते हैं। एक्सट्रीम रिलेशन में मैंने आपसे कहा था कि भाई एम्प्टी सेट और ए क्रॉस एक्सट्रीम होंगे। तो आप खुद देखो बॉटम लाइन कौन है? इससे छोटा कोई सेट पॉसिबल है क्या? इससे बड़ा कोई पॉसिबल है क्या? तो ये दोनों आपके क्या होते हैं? एक्सट्रीम रिलेशंस। क्योंकि भाई ये रिलेशन क्यों बोल रहा हूँ सर? आप कभी तो सबसेट बोल रहे हो, कभी रिलेशन बोल रहे हो, लिखिए रखा है कि ये सबसेट है। मैंने कहा बेटा आपको बताया था कि जितने सबसेट इसके पॉसिबल होते हैं उतने रिलेशन पॉसिबल होते हैं। ए से ए में कितने रिलेशन होंगे? जितने ए क्रॉस ए के सबसेट हैं। ए से बी में कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे? जितने ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कितने सबसेट पॉसिबल हैं? 16। तो 16 रिलेशन बन सकते हैं, कोई भी रिलेशन आपको मिल सकता है। इस रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब इनके डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, इतना नोट करो। ये नोट कर लिया होगा आई थिंक, है ना? वीडियो पॉज कर लिया करो जब भी मैं बोर्ड की एक साइड पर हूँ। बाकी मैं कैमरे के बीच में हमेशा देखता रहता हूँ कि क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना?
ओके सो तो पहला है हमारा EMPTY, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी बोलो या वॉइड बोलो या फिर नल बोलो, बट एम्प्टी और वॉइड चलेगा। ये वैसा ही है जैसा हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। तो सर इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, अ रिलेशन आर, ये बहाना मत लगाना कि यहाँ लाइट का फॉक्स आ रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, है ना। अ रिलेशन आर इन अ सेट कैपिटल ए is called an empty relation, is called an empty relation, comma, if no element of A is related, if no element of A is related to any element, if no element of A is related to any element of A, and we denote such a relation by phi। जैसा हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया करते थे वैसे ही एम्प्टी रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ना, इस सेट के अंदर कोई भी ए का एलिमेंट खुद से रिलेटेड है क्या? बाकी सारे रिलेशंस के अंदर, यानी कि बाकी सारे सबसेट्स के अंदर हर ऑर्डर्ड पेयर, भाई ए में क्या क्या था, ए और बी, देखो ए का कोई ना कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, सिर्फ इसी को छोड़ कर नहीं है। तो हमने इसकी डेफिनेशन ही बना दी, वही चीज़। समझ में आया? तो लिखते हैं 10 R इज इक्वल्स टू फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी कि अगर आपका एम्प्टी रिलेशन जो है, जिसको आप आर से डिनोट कर लो, डिनोट तो फाई से करते हैं, आर मानते हैं, वही कोई रिलेशन को आर से तो रिप्रेजेंट करोगे। आर, ये जैसे इसको कह रहे हो कि R1 R2 R3, वैसे R16 तक 16 रिलेशन है, तो R1 फाई है, वैसे बता रहा हूँ। तो अगर आर आपको कोई सबसेट फाई है तो वो भी किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस ए का। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ ए की डेफिनेशन के अंदर कि आपका जो फाई है, क्योंकि वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो रिलेशन कहलाने के तो लायक है, लेकिन साथ साथ है भी क्या? एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल लेट a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, r इज इक्वल्स टू, ऐसे क्वेश्चन NCERT में भी बहुत हैं और कंपटीशन में भी उसमें आ जाते हैं, ये MCQs में आपसे पूछ लेंगे। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, अभी जस्ट इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो पूछ लेते हैं कि बताइए कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, या इक्विवेलेंस में भी कौन रिफ्लेक्सिव है तो कोई सिमेट्रिक नहीं है, ऐसे ऑप्शंस में पूछ लेते हैं। अब मुझे बताओ कि ये आपका रिलेशन ए है और आर है आपका इस तरीके से डिफाइन। मुझे एक बार बताओ कि आपका रिलेशन में बोलता हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू 8 होनी चाहिए। एक बार बताओ कि इन तीनों में से किसी भी दो वैल्यूज़ के लिए क्या उनका सम कभी 8 आएगा? एक्सट्रीम ले लो तुम दो, 3 + 3 6 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता। तो जब इनका सम 8 आ ही नहीं सकता तो आप कौन सा रिलेशन बोल रहे हो? खाली रिलेशन। क्लियरली इसका क्या लिखेंगे? क्लियरली नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ related to any element of A under the relation R। भाई इस रिलेशन के अंदर तो रिलेटेड नहीं, कोई नया दूसरा रिलेशन डिफाइन कर दो। जैसे a + b 2 बोल दो तो हाँ 1,1 आता। a + b को आप बोल देते 4 तो 1 1 3 3 1 है ना, 2 2, ऐसे 3 पेयर अलाइंड होते हैं, मतलब आ जाते हैं। लेकिन आपने रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया तो अंडर इस रिलेशन तो कोई भी आपका ए का एलिमेंट ए के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 5। तो इस केस में आपका आर क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, नोट कर लें इतना। तो 3 2 और 1। सो आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो सेकंड पॉइंट डालेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है यूनिवर्सल? बताया था ना, जिसको ए क्रॉस अभी हमने पढ़ा था, वही क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला टाइप एम्प्टी पढ़ा, दूसरा पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन आर, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, a relation R on a set
is called universal relation, comma, if each element of A is related to every element of A, thus R इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस ए में ऐसा हो सकता है कि भाई हर एलिमेंट के साथ हो, वरना किसी ना किसी रिलेशन में कोई ना कोई ऑर्डर पेयर छूट गया था। आपने देखा था ना भाई, 4 थे, हमने 3 कोई 2 कोई सिंगल के पेयर बनाए थे। एक ए क्रॉस ए ही ऐसा था जो लास्ट वाला रिलेशन था, जिसको एक्सट्रीम भी बोला था, जिसमें सारे ऑर्डर पेयर थे, यानी कि सारे एलिमेंट अपने ही साथ रिलेटेड थे। दस आर क्रॉस आर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज़ है कि भाई कोई भी रिलेशन R जो कि किसी सेट पर है, उसे यूनिवर्सल तब कहेंगे जब वो ए क्रॉस ए के बराबर हो, यानी कि उस रिलेशन के अंडर, उस रिलेशन की डेफिनेशन के अंडर आपके सेट में आने वाला हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होगा ही होगा। मतलब 1 1 के साथ भी रिलेट करेगा, 1 2 के साथ भी रिलेट करेगा और 1 3 के साथ भी रिलेट करेगा। ऐसा ही 2 3 और 2 3 के साथ भी है। अगर 4 होता तो 4 के साथ भी होता, यानी कि हर एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट करेगा ही करेगा। ऐसा एक ही सेट में पॉसिबल होता है ए क्रॉस ए में, इसलिए इसको एक्सट्रीम भी बोलते हैं और कई बार क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि इसकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसका भी। मान लो ए है 1 2 3, ठीक है, और R है जो अपना डेफिनेशन है R की, द सेट ऑफ ऑल A, B सच दैट A + B इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6। भाई मुझे एक बात का जवाब दो, इस डेफिनेशन के अंतर्गत तुम कोई सा भी, तुम 3 और 3 पकड़ लो, 3 + 3 का भी जो सम है वो या तो 6 होगा या उससे छोटा ही होगा। तो आपने बोला कि सर हर एलिमेंट आपस में लिंक्ड है, 1 1 भी है। मैंने कहा कैसे? ये देखो सर 1 + 1 2, 6 से छोटा है। मैंने बोला बेटा अच्छा 1 2, आपने कहा 1 + 2, मैंने कहा बोला 1 और 3, आपने बोला 1 + 3 4, वो भी 6 से छोटा है। मैंने बोला 2 3 बताओ, तुमने कहा 2 और 3 रखो 5, 6 से छोटा है। तो आपने बोला कि ए के अंदर लाई करने वाले तीनों एलिमेंट्स अपने ही साथ रिलेटेड होंगे ही होंगे। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया कि इस केस में क्या हो गया, क्लियरली R is equals to A क्रॉस A since each element of A is related to every element of A for all the values of A, B। समझ में आया यहाँ पर मेरी बात को? तो यहाँ पर आपका R क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशंस। एक लाइन लिखेंगे अब। भाई दो हमने रिलेशन पढ़े, इन दोनों रिलेशन को मिला के क्या बोलते हैं? बोथ एम्प्टी एंड universal, both empty and universal relations are also called या also लगा लेना, are also called tribal relations, TRIVAL, tribal relations। इस वर्ड का मतलब समझा देता हूँ। ट्राइबल इंग्लिश का वर्ड है भाई। ट्राइबल उस ऐसे समूह के लिए या फिर ऐसे ग्रुप के लिए यूज़ होता है जिसमें हर एलिमेंट या तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हो या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के वो आइडेंटिकल हो। दोबारा समझ लो, ट्राइबल वर्ड ऐसे ग्रुप्स या ऐसे सेट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो जिसके अंदर जो एलिमेंट हो ना, या तो वो आइडेंटिकल हो, एलिमेंट के आइडेंटिकल हो, या फिर वो जो ग्रुप है ना वो किसी और पर्टिकुलर ग्रुप के आइडेंटिकल हो। जैसे कि आपने एम्प्टी रिलेशन देखा, इसके अंदर कोई एलिमेंट आता ही नहीं है, तो ये किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप के आइडेंटिकल है, इसका कुछ नाम है, इसकी कोई पहचान है ना। वैसे ही A क्रॉस A है, ये तो अपने आप में आइडेंटिकल ग्रुप है क्योंकि सारे के सारे इसमें वैल्यूज़ मिल जाती, तो ये भी किसी ना किसी ग्रुप के इक्वल है। अभी हमने इन दोनों के अलावा 14 और सबसेट बनाए थे। 16 सबसेट में से 2 तो ये हो गए, बाकी जो 14 सबसेट्स थे किसी का कुछ नाम था क्या? किसी की अपनी कोई पहचान थी? दुनिया में सबसे सस्ती गाड़ी को सब जानते हैं, सबसे महंगी गाड़ी को सब जानते हैं, बीच की गाड़ियों की अपनी कोई पहचान नहीं होती है। वो तो नाम दे दिया हम लोगों ने, समझ रहे हो मेरी बात को? वैसा ही समझ सकते हो इसको। तो ट्राइबल इसीलिए कहा जाता है, एक्सट्रीम रिलेशंस हैं ये। समझ में आया इस वर्ड का मीनिंग? इस वर्ड का एग्जिस्टेंस यही है कि आपका ग्रुप या तो कोई किसी आइडेंटिटी ग्रुप के इक्वल हो, आइडेंटिटी ग्रुप जैसा हो, या फिर उसके अंदर जो एलिमेंट है वही आइडेंटिकल हो, वही आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी आइडेंटिकल में कन्फ्यूज़ मत होना। आइडेंटिटी उसी को कहते हैं जिसकी कोई पहचान हो। जैसे A + B का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। A + B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² + B² + 2AB, ये एक आइडेंटिटी है। समझ में आ रहे हो?
पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि x की कोई दो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी सारी वैल्यू के लिए ये होल्ड नहीं करेगा। समझ में आया? तो आई होप यहाँ तक आया होगा, नोट कर लो। तो जिन्होंने नोट कर लिया वो थर्ड पॉइंट डालेंगे, तीसरा टाइप ऑफ रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था ना अभी चिल्ला कि आइडेंटिटी क्या होती है। तो उसका मतलब समझाता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन ढंग से समझ लेना, क्योंकि फिर तुम रिफ्लेक्सिव में कंफ्यूज होगे। दोनों के डेफिनेशन बहुत हद तक सिमिलर है, बट दोनों का मीनिंग ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। इवन एग्जांपल्स में भी वो मैं समझा दूंगा तुम्हें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन इज़ आइडेंटिटी रिलेशन। ये आसान है समझना, यहाँ से तुम्हारा रिलेशंस पढ़ने का बिल्कुल सिंपल सफ़र है। तो लिखेंगे द रिलेशन I सबस्क्रिप्ट A, द सेट ऑफ ऑल A comma A such that A belongs to capital A is called the identity relation on A। सर क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा आपके सेट A में कितने ही एलिमेंट हो, हर एलिमेंट खुद के साथ लिंक हो, यानी कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3। अगर भाई हर A के लिए बात हो रही ना, हर A बिलोंग्स टू A, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो हर एलिमेंट खुद के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपके रिलेशन में तीनों ये बातें होती है कि हर एलिमेंट खुद के साथ लिंक है, तो आपका रिलेशन आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल दूं, ऐसे सेट के लिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सवाल ये है कि इन तीनों के अलावा अगर कुछ और हुआ तो उसको आइडेंटिटी मानोगे नहीं मानोगे। और यही फ़र्क है आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में। अभी समझते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल यही ले लेते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है। देन तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? 1, 1, 2, 2 और 3, 3, सारे A बिलोंग्स टू A, यानी कि A की हर वैल्यू अपने आप से अगर लिंक है और वो आपके रिलेशन में आता है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। देन IA इज़ द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A। समझ में आया? बट अब मैं समझाता हूँ कि कौन कौन से रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। बट रिलेशंस R1 इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2 एंड R2 इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसके लिए मैं, है ना, कोई और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और 1, 3। ये दो कोई मैं रैंडम एग्जाम्पल ले भाई, इसके सबसेट्स में से 2 सबसेट्स लिए मैंने, ये A क्रॉस A के सबसेट में से। दीज आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशंस, और ये क्यों नहीं है, इनके रीजंस बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशंस। भाई पहला वाला आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है? इन R1 3, 3 इज़ नॉट देयर, या फिर लिखूँ 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। तो R1 का कारण तो ये है कि भैया हमने कहा है कि A में आने वाली हर वैल्यू, सर A में तो 1 और 2 आ रहा है, आपने उनको तो कंसिडर किया, 3, 3 भी तो होना चाहिए था ना, 3 भी तो A का हिस्सा है, तो आपके रिलेशन का हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि आपके में 3, 3 नहीं आता, इसलिए R1 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। R2 की क्या कहानी? सर R2 में तो है ना तीनों। मैंने बोला कि ये और बात है कि आपके इन तीनों के अलावा कोई कचरा नहीं होना चाहिए, आपका जो 1 है ना वो 1 से ही रिलेट हो। यहाँ पर ये कंडीशन लिखनी चाहिए थी, किसी भी बुक के डेफिनेशन में ये डायरेक्ट रूप में नहीं लिखा गया है। जब इस रिलेशन को आप वर्ड्स में देखते हो ना, तो हो सकता है किसी एक रिफ्रेशर में आपको देखने को मिल जाए, रेफरेंस बुक में मिले, कि आपका जो हर एलिमेंट है वो सिर्फ खुद के साथ, ये जो वर्ड है ना ओनली, ये लिखा हो। एक ही बुक में मिला था, मुझे शायद RS अग्रवाल थी, पता नहीं क्या थी, एक ही रिफ्रेशर में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो वर्ड है, RS अग्रवाल में तो शायद ये है ही नहीं, RD शर्मा में था, कि आपका हर एलिमेंट सिर्फ ओनली खुद के साथ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपका एलिमेंट किसी और के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो 1, 3 बिलोंग्स टू R2, ये R2 का रीज़न है कि भैया 1, 3 बिलोंग्स टू R2। 1, 3 बिलोंग नहीं करना चाहिए हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। आई होप क्लियर होगा।
है ना भाई। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन में जो एलिमेंट है वो सिर्फ खुद के साथ रिलेट करना चाहिए। पहली बात तो खुद के साथ यहाँ कर ही नहीं रहा, दूसरा खुद के साथ अगर कर भी रहा है तो आप ऐसा नहीं जोश जोश में उसका रिलेशन किसी और के साथ भी निकाल दो, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो वर्ड है ओनली रिफ्लेक्सिव, जबकि अब रिलेशन पढ़ोगे ना, अभी तो डेफिनेशन पढ़ाऊँगा, अभी जस्ट रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन। रिफ्लेक्सिव को टेंशन नहीं है, वो भी यही कहता है कि A, A होना चाहिए, पर अगर उसके अलावा भी कुछ है तो वो माइंड नहीं करता, पर ये आइडेंटिटी रिलेशन माइंड करेगा, इसलिए तो आइडेंटिटी बोलते हैं। आप बोलोगे ना बिल्कुल कितना आइडेंटिटी आदर्श रिलेशन है, बिल्कुल हम सोसाइटी में डिसाइड करते थे ना कि ये तो आपका आदर्श रोल मॉडल है, बिल्कुल। ये तो फिर रोल मॉडल कहाँ रहा, क्योंकि ऐसे में 1000 बन सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? तो इतना नोट करें। तो मेजर ये 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, मैंने कहा वो भी होते हैं, पर उन बेचारों को उतनी इज्जत नहीं मिलती, जबकि पूरा चैप्टर है उन्हीं के नाम पर। पता है क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके जैसा अलग से टॉपिक लिखवाना पड़ रहा है मेरे को। बुक में भी लिखा हुआ था, मैं भी लिखवा देता हूँ। #वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन तीनों को। अब ये सवाल तुम्हारे मन में भी है और मैं भी इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, मेरे मन में भी है, जवाब मुझे भी नहीं मिला। तुम्हें मिल जाए तो बता देना कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक साथ ही कर लेते, 3 के बाद 4, 5, 6 डाल देते, अलग से क्यों लिखवा रहे हो। बट जैसा कि मैंने कहा जवाब मेरे पास भी नहीं है, तुम भी ढूंढना, तुम्हें मिल जाए तो इनको स्टार्ट करने से पहले एक लाइन लिख लेते हैं, ताकि क्या है तीनों के लिए बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी मुझे। मैं पहले ही मान लेता हूँ कि लेट ए बी एन नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट फुल स्टॉप, then a relation R on A is said to be, अब डालेंगे फर्स्ट पॉइंट, is said to be reflexive। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें इसकी। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर उस पर कोई रिलेशन है, तो आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा और ट्रांजिटिव कब होगा, इसलिए मैंने ये 2 लाइन पहले के ऊपर लिख दी। तो रिफ्लेक्सिव तो तब होगा इफ़ A, बिलोंग्स टू आर फॉर ईच A बिलोंग्स टू A, यानी कि तब रिफ्लेक्सिव होगा इफ़ A इज़ रिलेटेड टू A अंडर द रिलेशन R फॉर ईच वैल्यू ऑफ A। मैंने कहा था देखो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव सेम है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी यही कहता है कि भैया आपका जो A है, A के अंदर जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए किसी भी रिलेशन R के अंडर। A इज़ रिलेटेड टू A अंडर द रिलेशन R। R की डेफिनेशन कुछ भी हो, अगर R की डेफिनेशन के अंदर आपका हर A का एलिमेंट खुद के साथ लिंक्ड है, खुद के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो आप पूछोगे कि तो सर फ़र्क क्या है दोनों में? अभी फ़र्क बताया था ना, वही इसमें फ़र्क है। ये एक्स्ट्रा चीज़ों को माइंड करता है, ये एक्स्ट्रा चीज़ों को माइंड नहीं करता, यानी कि R2 रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेट A इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3, बड़ा हमारा फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। पर यार ले चुके हैं तो क्यों लें बार बार, चलो छोड़ो, इसको नहीं लिखवाते इसमें। इसकी जगह तुम एक लाइन लिखो, दैट इज़, इसको मैं वर्ड्स में लिखवा देता हूँ, दैट इज़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। सर वहाँ क्यों नहीं लिखवाई? मैंने कहा एक जगह लिखवा दी, बात बराबर है, वहाँ भी यही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर एक वर्ड था ओनली, यहाँ पर ओनली नहीं है, मैंने इसलिए वर्ड्स लिखवाए। मैंने कहा था एक बुक में मैंने पढ़ा था डेफिनेशन में कि हर एलिमेंट खुद के साथ, सिर्फ खुद के साथ, यहाँ सिर्फ नहीं लिखा हुआ, खुद के साथ होना चाहिए, बाकी अगर किसी और के साथ भी है तो उसको कोई माइंड नहीं करेगा। अब स्टार बना के एक पॉइंट लिखें, मेरे हिसाब से इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं। हाँ, ये जो मैंने बात बोली इसको मैं वर्ड्स में लिखवा दूंगा, तो परेशान मत होना। क्या लिखवाऊंगा वर्ड्स में कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, दिस इंक्लूडिंग दिस, यही आइडेंटिटी है वैसे तो, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नीड नॉट बी आइडेंटिकल। सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देख लो ना, ये रिफ्लेक्सिव तो है पर आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है बट फिर भी रिफ्लेक्सिव है। यहाँ तक समझ में आता है, मैं वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ, ऐसी बातों को नोट करना शुरू करें, फिर समझा भी देंगे। तो पहला इसके ऊपर पॉइंट है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, अ रिलेशन आर
on a set A is not reflexive if there exists an element A belongs to A such that A, A does not belongs to R। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं कि आपका A मतलब आपका जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सिर्फ उस केस में कि अगर आपके सेट में कोई एलिमेंट आता हो और वो खुद से रिलेट ना करता हो। एग्जांपल ये, भाई आपके 3 आपके सेट में आ रहा था ना, A में था ना, पर खुद से रिलेट नहीं हो रहा था आपके रिलेशन के अंतर्गत, तो ये कौन सा रिलेशन नहीं था? आइडेंटिटी। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। हम यही कहना चाह रहे हैं भाई A आपके रिलेशन में अगर सेट में आता है तो उसका खुद से जो रिलेशन है वो भी आपके रिलेशन में आना चाहिए। उसका खुद से जो लिंक है वो आपके रिलेशन में ही नहीं रहा और A आपके सेट में इंक्लूडेड है, तो फिर वो आपका रिफ्लेक्सिव या आइडेंटिटी दोनों ही रिलेशन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो चलिए एग्जाम्पल तो क्या ही लें, इसका देख चुके हैं। एग्जाम्पल लेना है क्या? वही है कि A123 है। मैं ये एग्जांपल लिखवाऊंगा कि A123 है। एक रिलेशन R मांग लेंगे जिसमें ये भी है और ये भी है, तो मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोलूँगा। और एक रिलेशन दूसरा मान लेंगे जिसमें ऐसा कुछ है और कोई कचरा लिखा है लेकिन ये नहीं है, तो उसको नॉन रिफ्लेक्सिव बोल दूँगा। ऐसा ही बता रखा है। ठीक है, इसकी जगह हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर चलते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखवाने भी वाला था। द आइडेंटिटी रिलेशन on a non-void set यानी कि नॉन एम्प्टी सेट A is always reflexive। मतलब सारे के सारे जो आइडेंटिटी रिलेशन हैं वो तो रिफ्लेक्सिव होंगे। is always a reflexive relation on A, but a reflexive relation on A is not necessarily की स्पेलिंग हो सकती है शायद गलत हो, डबल सी पता नहीं है। नेसेसरीली मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। नेसेसरीली द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी है या नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। और आखिरी पॉइंट, ये पॉइंट तो रट लो, बिल्कुल हर जगह लिखवाऊंगा और काम है ये। MCQ में बड़ा काम आता है कंपटीशन में, जब JEE मेंस देने जाता हूँ। एडवांस में तो खैर इतने इजी क्वेश्चन आते ही नहीं है। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट A इज़ रिफ्लेक्सिव। तो यूनिवर्सल रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, और अभी आगे बढ़ाऊंगा। यूनिवर्सल रिलेशन सब होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, सभी होता है वो तो, क्योंकि यूनिवर्सल में बचा ही क्या, सब कुछ आ गया। A क्रॉस A को तो यूनिवर्सल बोलते हैं। तो पूरे सेट में तो सारे के सारे सबसेट्स होते ही हैं। नोट कर लो जल्दी से। तो जिन्होंने नोट कर लिया वो सेकेंड पॉइंट डालें। ये फर्स्ट था रिफ्लेक्सिव, सेकेंड डालेंगे सिमेट्रिक। नाम से बहुत कुछ पता पड़ जाता है वैसे तो। एक ट्रांजिटिव ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बाकी सब नाम से पता पड़ जाता है। तो हमारा जो सेकंड है सिमेट्रिक। ये मार्कर्स रिवर्स हो गया, मैं टॉपिक ब्लू से लिख रहा हूँ और कंटेंट ब्लैक से, कोई बात नहीं। तो अगेन अगर A कोई नॉन एम्प्टी सेट है और R उस पर रिलेशन है तो R सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर इफ़ R विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ A, B belongs to R also implies that B, A also belongs to R for all A, B belongs to A। यानी कि अगर A, B किसी रिलेशन के R में मतलब किसी रिलेशन में इंक्लूड होता है तो B, A भी इंक्लूड हो उस रिलेशन में, तो हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे। इतना सा कहने पर ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, बट अभी आगे एग्जाम्पल सहित छोड़ेंगे नहीं, मतलब सबको समझाएंगे। यानी कि अगर A B के साथ रिलेटेड है अंडर सम रिलेशन R, तो B भी अगर R के साथ रिलेटेड होगा अंडर सम रिलेशन R, तो हम बोलेंगे वो सिमेट्रिक है। और ऐसा A और B की सारी वैल्यूज़ के लिए होना चाहिए, अनिवार्य है कि A और B की सारी वैल्यू के साथ ऐसा हो जो आपके रिलेशन में आती हैं।
मतलब समझ रहे हो ना, अभी समझाऊंगा इसका भी कि किसकी बात हो रही है। तो अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा जो मैं भी कहना चाह रहा था आपसे। लेट, मान लो ये तो बहुत लेट करते हैं हम, है ना, वीडियो भी आते आते सितंबर हो गए, खैर ज़्यादा लेट नहीं करेंगे हम। तो लेट ए इज इक्वल्स टू दिस एंड लेट R1 and R2 be relations, let R1 and R2 be relations on A given by R1 equals to 1,3, 1,4, 3,1, 2,2 एंड 4,1। एक तो ये रिलेशन डिफाइन किया हमने, पता नहीं कौन से डेफिनेशन से, लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और एक दूसरा रिलेशन डिफाइन किया 1/1,1, 2,2, 3,3 और 1,3। अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन कौन सिमेट्रिक है भैया और कौन कौन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए बिना पढ़े बताते हैं, वैसे तो इसमें और कुछ तो नहीं रह गया। हाँ भाई, इसमें कौन कौन सिमेट्रिक है और कौन कौन नहीं है, तो हरे मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिखूंगा, दिख जाएगा। पैरेलल रिलेशन की बात करें तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि अगर आपके रिलेशन में A, B नाम की कोई चीज़ आ रही है तो आपके रिलेशन में चेक करो क्या B, A नाम की भी कोई चीज़ है या नहीं। समझ रहे हो, हर पेयर के लिए। जब मैंने कहा था ना कि फॉर और वैल्यूज़, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि इनके लिए चेक करो। एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो आपके रिलेशन में से 1,2 और 2,1 है तो भी वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। सर 3 और 4 की तो बात ही नहीं हो रही। मैंने कहा जब 3,4 होता तो मैं 4,3 के बारे में पूछता, लेकिन आप यहाँ पूछ सकते हो कि सर सारी वैल्यूज़ की बात कहाँ हुई। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि सारी वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पर है कि आपके रिलेशन में क्या क्या आ रहा है। समझाता हूँ, इसी में देख लो। पहले R2 की बात करते हैं। क्या R2 सिमेट्रिक है? आपने बोला सर 1,1 है तो इसका रिवर्स भी 1,1 है, कोई मतलब नहीं है चेक करने का। 2,2 है तो यहाँ पर रिवर्स भी 2,2 है। 3,3 भी वैसा ही है। अब आपने इसको पकड़ लिया, आपने का डेफिनेशन कहती है कि A, B है तो B, A भी होना चाहिए। 1,3 तो है लेकिन 3,1 नहीं है। R2 इज नॉट सिमेट्रिक। वाई? बिकॉज 1,3 बिलोंग्स टू R2 बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। वहीं अगर R1 की बात करो तो यस इट इज सिमेट्रिक। सर चेक कर लें कैसे सिमेट्रिक है। मैंने कहा 1,3 है तो ढूंढो 3,1 है क्या, 1,4 है तो 4,1 है क्या, और 2,2 को तो 2,2 होगा ही होगा, वो तो क्या हो, उसका तो रिवर्स भी बराबर है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। आई होप क्लियर रहा होगा। अगेन इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, 2 ही पॉइंट है, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो नोट करें। पहला पॉइंट तो क्या है, वही जो मैंने आपको रटाया था अभी, द आइडेंटिटी। अच्छा अभी बताऊंगा इसमें आइडेंटिटी क्यों है, रिफ्लेक्सिव को क्यों इंक्लूड नहीं करा। ये पहला पॉइंट समझ लेते हैं। द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये तो रटने के लिए कहा था कि यूनिवर्सल तो हर जगह मिलेगा तुम्हें। यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन अ नॉन वॉइड सेट आर सिमेट्रिक रिलेशंस, आर सिमेट्रिक रिलेशंस। सर आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होंगे। यूनिवर्सल तो हमेशा होगा ही होगा, उसमें सब कुछ आ जाता है। ये सब कच्चा है, 1,3 है तो 3,1 भी रहा होगा, 2,3 तो 3,2, क्योंकि एक क्रॉस एक में तो सभी आ गया। बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी में क्या होता था, ये इसको हटा दूँ तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, अगर इसमें 4 नहीं होता तो। सर आइडेंटिटी रिलेशन में रिवर्स भी सब बराबर होता है तो वो तो इंक्लूड होना ही है। और आइडेंटिटी को इंक्लूड करा, रिफ्लेक्सिव को क्यों नहीं करा, क्योंकि आइडेंटिटी कोई नॉनसेंस सहन नहीं करता। अगर मैं यहाँ से 4 हटा दूँ और इसको हटा दूँ तो आइडेंटिटी रिलेशन इसको भी नहीं आने देगा। जब वो 1,3 को अलाउ नहीं कर रहा तो 3,1 के बारे में हम पूछ ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता, अगेन मान के चल रहा हूँ 4 नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगेन 1,3 आ गया, तो हमें ये बॉदर कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3,1 हमें रिलेशन में कहीं नहीं मिला। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा कुछ कर सकता है हमारे साथ, इसलिए हम उसके लिए कोई जनरलाइज्ड बात नहीं कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक हो सकता है, और अभी आगे पढ़ेंगे भी कि जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं उन्हीं को इक्विवेलेंस बोलते हैं। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज पूरी उसी के ऊपर बेस्ड है। आई थिंक ये क्लियर है कि आइडेंटिटी क्यों है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। और ये पॉइंट मैं समराइज़ भी करा देता हूँ दैट क्योंकि मुझे पता है तुम गलतियाँ करोगे फिर।
दैट अ रिफ्लेक्सिव, ये सीधा सीधा MCQ में आता है बेटा, और बोर्ड भी पूछ सकती है इस चीज़ को। अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए इज़ नॉट, ध्यान देना, इज़ नॉट नेसेसरीली, हाँ नेसेसरी की स्पेलिंग सही है क्योंकि मैंने इसमें सही कर रखी है, इज़ नॉट नेसेसरीली सिमेट्रिक। आई होप ये क्लियर होगा। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन हर जगह सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है, बट एग्जांपल वही है जो मेरे ऊपर लिखा हुआ है कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, प्रूव कर चुका हूँ मैं, नोट कर लीजिए इतना। वीडियो के सामने से जब भी हट जाऊँ पॉज करा करो वीडियो को और नोट कर लिया करो। सो आई होप नोट हो गया होगा, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस। अगेन ए कोई बेचारा सा नॉन एम्प्टी सेट है, उसके ऊपर कोई आर रिलेशन है। अब वो आर रिलेशन ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सो इट विल बी कॉल्ड, थर्ड पॉइंट, ट्रांजिटिव। तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव इफ़, ये समझ लेना थोड़ा ध्यान से, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा B, C belongs to R implies that A, C also belongs to R for all A, B, C belongs to A। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में लिखूं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन R ट्रांजिटिव कहलाएगा if A is related to R under B, B is related to some C under R, and they both combiningly imply that A is related to C under relation R for all A, B, C belongs to A। सर इसका मतलब समझते हैं पहले, इसके बाद एक एग्जांपल करवाएंगे और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब ये है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी रिलेशन के अंदर A, B नाम से कोई ऑर्डर्ड पेयर है, B, C नाम से कोई ऑर्डर्ड पेयर है, तो A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ है, तो A का भी C के साथ रिलेशन उसके अंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 1,3 ट्रांजिटिव है कि नहीं बता रहा हूँ इसकी, 1,3 है, वैसे नहीं और क्यों बता रहा हूँ, 1,3 है, ठीक है, 3,1 है, तो 1,1 भी होना चाहिए था, यही तो कह रहा है ट्रांजिटिव। A, B है और B, C है, तो A, C भी होना चाहिए था, लेकिन क्या 1,1 इसमें है, तो मैं यही रीज़न लिखूँगा। R1 ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, एज 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,1 बिलोंग्स टू R, बट 1,1 डजन बिलोंग्स टू R। क्लियर हुआ। तो वही एग्जांपल है इसका, बड़ा सिंपल, सबसे सिंपल ट्रांजिटिव ही है। इसकी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा भयानक लगी होगी और सबसे ज़्यादा सिंपल भी यही है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अगेन, लेट A इज इक्वल्स टू 1,3, 4 एंड रिलेशंस ऑन A, B, डायरेक्टली मान लो, एंड लेट R भी द रिलेशंस ऑन एस, अब लिख लेना अपने आप है ना। ये दो रिलेशन है जो A पे डिफाइंड है। मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आपको आइडियली एक एक चीज़ लिखवाऊँ, बट लास्ट में मुझे भी आलस आ ही जाते हैं, लिख लिया करो खुद यार। ये दो रिलेशन डिफाइन करें, एक तो इसको चलो R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। तो R1 और R2 दो रिलेशन इस तरीके से डिफाइन करेंगे, मैंने इनकी डेफिनेशन ना दी बट इनको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये दो रिलेशन है, तो इनमें से बताओ कौन कौन सा ट्रांजिटिव होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। सर देखना, R1 की बात करते हैं। इन R1 1,2 बिलोंग्स टू R1, ठीक है, 2,3 बिलोंग्स टू R1, तो सर 1,3 भी होना चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 ऑब्वियसली। सो R1 इज़ ट्रांजिटिव। एक बहुत अच्छा डाउट शेयर करूंगा अभी तुम्हारा, जिसके बहुत से लोगों के मन में आ गया होगा जो समझदार होंगे, और जिनके मन में नहीं है ऐसा नहीं कि वो समझदार नहीं है, बट थोड़ा सा और सोचने की ज़रूरत है। R2 की बात करते हैं। सर R2 में पकड़े आप किसी चीज़ को, सर देखो 1,2 क्या है इसमें है, 2,3 इसमें, तो 1,3 भी होना चाहिए। अब तुम जोश में मत कहते ना कि सर ये अभी क्या है ट्रांजिटिव। अब यहाँ देखो बाकी सारे पेयर्स के लिए देखना पड़ेगा ना, वही डाउट बता रहा था मैं। 1,2 है और 2,3 है, तो सर 1,3 भी होना चाहिए है। मैंने कहा लेकिन बेटा 1,3 भी तो है, 1,3 R2 में बिलोंग करता है और
3,4 भी R2 में बिलोंग करता है, तो 1,4 भी तो R2 में करना चाहिए था, बट 1,4 R2 में बिलोंग नहीं करता, सो R2 इज़ नॉट ट्रांजिटिव। यही डाउट था मेरा मेन, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको हर पेयर के लिए देखना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखो, ये बहुत सारे टीचर्स नहीं समझाते, मैं समझा देता हूँ। 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 तुमने चेक कर लिया। अब तुम पूछ रहे हो सर बाकी पेयर्स के लिए आपने एक ही तो पेयर के लिए चेक किया, बाकियों के लिए करो। मैंने कहा कर ले। 2,3 है तो 3, समथिंग होना चाहिए, तभी तो तुम मुझसे डिमांड कर सकते हो कि 2, समथिंग भी लाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से, ये कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, तुम गलतियाँ करोगे फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा 2,3 इसमें है ना, 2,3 है। मेरी डेफिनेशन तुमसे ये मांगती है, सिमेट्रिक में डेफिनेशन ये मांगती थी कि अगर 1,3 है तो तुम 3,1 के बारे में पूछ सकते हो। जब यही नहीं है तो कैसे पूछोगे। वैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि पहले मुझे तुम इस बात का प्रूफ ला के दो कि A, B और B, C तुम्हारे R में है, तब तुम ये डेफिनेशन अप्लाई कर पाओगे कि क्या A, C भी R में है या नहीं। तुमने जब मुझसे कहा ना कि सर इसको मैं ट्रांजिटिव नहीं मानता R1 को, मैंने कहा रीज़न दो, तो तुमने बोला देखो सर 2,3 है। मैंने कहा हाँ, और 3, समथिंग, तो मैंने कहा पहले वो तो दिखा दो कि 2,3 तो है, 3, समथिंग कुछ है या नहीं। जब आपकी सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो आप इसके बारे में पूछ कैसे सकते हो मेरे से। आप मुझसे तब पूछने के हकदार थे जब 2,3 होता और 3,1 होता, लेकिन 2,1 नहीं होता। समझ रहे हो। पहले मुझे 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई करके दो। आपकी डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। मैंने कहा 2,3 है और 3 का किसी के साथ रिलेशन है, और पहले का उस लास्ट वाले के साथ रिलेशन ना हो, तब तुम मुझसे कहते तो मैं कहता कि हाँ ये नॉट ट्रांजिटिव है, जैसा कि इस केस में किया हमने। मेरी बात यही सबसे इंपॉर्टेंट डाउट था, ठीक है, कि 1,2 है, 2,3 है तो 1,3 है, 3,4 है तो 4, समथिंग दिखा दो मेरे को, तब तुम 3, समथिंग के बारे में बात करोगे। मतलब अगर 3,4 इसमें होता और 4, होता, तब तुम मुझसे पूछते कि सर 3, आपके इसमें रिलेशन में है या नहीं। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को चेक करने के लिए भी पहले इन 2 कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। अब हर जगह चेक नहीं कर सकते हो। जैसे अभी आप यहाँ पर आप रुकना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। ये चेक कर लिया 1,3 है, 3,4 है, तो आप तब जाके आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर 1,4 बताओ, क्योंकि तुमने मेरे सामने 2 प्रूफ ला दिए। अगर ये होता ही नहीं तो अगेन तुम मुझसे कुछ पूछने के हकदार नहीं थे। समझ में आई बेटा मेरी बात। 2,3 है तो तुम 3 का भी किसी के साथ रिलेशन दिखाओ, जैसा कि तुमने यहाँ दिखाया। अब तुम एक बात और कह सकते हो, ये भी अच्छा पॉइंट मिल गया मेरे को, ये मैंने लिखा नहीं था। एक बात और है, सुनना भाई। मान लो मैं भी कह रहा हूँ कि 1,3 और 3,4 है तो 1,4 नहीं है, तो अब तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, नया सवाल। मान लो 1,4 ऐड कर दिया मैंने, तुमने लिख लिया होगा आई होप इतना, तो मैं रेड मार्कर से कर देता हूँ। मान लो मैंने अब इसमें 1,4 ऐड कर दिया, क्या अब ये ट्रांजिटिव बन गया? सोच समझ के बोलना। इसी के बेसिस पे तुमने मना करा था, अब क्या ये ट्रांजिटिव है? दोबारा चेक करते हैं। 1,2 है और 2 का 3 के साथ है, तो क्या 1 का 3 के साथ है? 1 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ है। अब दोबारा 2,3 भी तो है और 3,4 भी तो है, तो क्या 2 का भी 4 के साथ है या नहीं? सुन लो, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, तो 2 का 4 के साथ नहीं है, अभी भी ये ट्रांजिटिव नहीं है। यही कहना चाह रहा हूँ मैं। समझ में आया? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव वगैरह क्या होते हैं। इस कहानी में बताने लायक और कुछ नहीं बचा है, लिखवाने लायक कुछ बचा है। एक पॉइंट वो लिख लो, ये नोट कर ही लिया होगा। ट्रांजिटिव का ये बहुत मेजर डाउट होता है, जो सब मैंने क्लियर करा है तुम्हारा, ठीक है। फिर भी बेटा कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना और एक दूसरे को रिप्लाई दे दिया करो, इसको समझ में आए। क्योंकि अभी लेक्चर्स की शुरुआत चल रही, तो मुझे लगता नहीं भी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, आगे भी आएंगे तो तुम आपस में रिप्लाई दे सकते हो। इतना तो पढ़ाई देता हूँ मैं ना, कि तुम एक दूसरे को रिप्लाई दे पाओ अच्छे से। तो स्टार बना के लिखेंगे इसके नीचे। इसके लिए एक पॉइंट, वापस से वही फर्जी सा पॉइंट, दैट द आइडेंटिटी and the universal relations on a non-void set are ट्रांजिटिव। अगेन यूनिवर्सल रिलेशन में सब कुछ आता है, तो वो तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, इन शॉर्ट वो इक्विवेलेंस होगा। आइडेंटिटी रिलेशन ये समझा देता हूँ।
भैया मान लो 1 2 3 था आपका सेट, ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा, 1 1 2 2 और 3 3, बस। ट्रांजिटिव है क्या, ऑब्वियसली है, क्योंकि 1 1 है और 1 का किसी और के साथ है ही नहीं, तो तुम किसी और के साथ चेक नहीं कर सकते। 2 का 2 के साथ है, 2 का किसी और के साथ नहीं है, तो अगेन तुम ट्रांजिटिव चेक नहीं कर सकते। 3 का 3 के साथ है, 3 का किसी और के साथ है ही नहीं, तो फिर तुम ट्रांजिटिव चेक नहीं कर सकते, तो वैसे ट्रांजिटिव मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगला और आखिरी टॉपिक डालो इस लेक्चर का, फिर 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया, वरना मेरी इच्छा थी ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, बट नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएंगे ज़्यादा क्वेश्चंस। तो फर्जी सा टॉपिक है, लिख लो हैशटैग इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ब्लैक बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा ब्लू से लिखते हैं, है ना। A relation R on set A is called an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। तो सर एक साथ ही लिख देते, तो तीनों के तीनों अगर आपको मुझे चेक करवाना है कभी कोई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो मैं इतना पूछ लूँगा बस कि क्या वो इक्विवेलेंस है। अगर वो इक्विवेलेंस है तो यानी कि उसका तीनों होना ज़रूरी है। अगर तीनों में से कोई एक भी चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, नोट कर लो, ठीक है। तो चुटकियाँ बजाएं, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन गायब हो जाएंगे अभी। तो 3 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि लंबे हैं तो चुटकियाँ बजाते हैं। तो 3 2 1, तो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अभी तीनों एग्जाम्पल्स हैं आपकी एनसीईआरटी के ही, एग्जाम्पल 1 2 और एग्जाम्पल 4। बाकी के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 और कुछ एग्जाम्पल्स मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे बताया आप रेफरेंस बुक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो मैं भी लगवाऊंगा। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे, और अगर टाइम मिल गया तो मैं इक्विवेलेंस क्लास करके एक टॉपिक है वो समझाऊंगा। एनसीईआरटी में बहुत कचरे की तरह दे रखा है टॉपिक, बाकी बुक्स के अंदर भी समझ में नहीं आता, बच्चों को सिंपल से शब्दों में समझाना होता है, वो मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगा, या उसके अगले लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि उन सब में क्वेश्चन होंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज़ स्कूल, यानी कि एक बॉयज़ स्कूल है, ये ध्यान रखना काम आएगा। बॉयज़ स्कूल के अंदर जो सेट है वो सारे स्टूडेंट्स का है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई आर ए कोमा बी वेयर ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी इज़ द एम्प्टी रिलेशन। सर इसका आंसर तो मुझे लिखवाना ही नहीं चाहिए, तो तुम खुद ही लिखो, या फिर चलो पहला क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। सर क्लियरली आर इज़ एन एम्प्टी रिलेशन, हमें ये तो शो करना था ना कि एम्प्टी रिलेशन है, तो सर आपने शो तो किया नहीं, डायरेक्टली लिखवा दिया। मैंने कहा बिल्कुल क्लियरली आर इज़ एन एम्प्टी रिलेशन सिंस इट इज़ अ बॉय स्कूल, सो नो मेंबर कैन बी द सिस्टर ऑफ एनी अदर मेंबर। यही तो बात है, ये बता रहे हैं कि ए सिस्टर होनी चाहिए बी की। जब ए बी सी डी जितने भी ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो सारे ही लड़के हैं, तो क्या कोई भी किसी की बहन हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए ये एक एम्प्टी रिलेशन होगा। तो आप लिख सकते हो क्लियरली आर इज़ एन एम्प्टी रिलेशन सिंस इट इज़ अ बॉय स्कूल, सो नो मेंबर ऑफ द स्कूल कैन बी द सिस्टर ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ द सेम स्कूल, देयरफॉर आर इज़ एन एम्प्टी रिलेशन। आर डैश की बात करते हैं, ये कह रहा है कि बताओ कि आर डैश यूनिवर्सल है। पर सर आर डैश की ऐसी डेफिनेशन क्या लिख दी आपने? डेफिनेशन ये लिखी कि किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स की हाइट, उनका डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से कम ही होगा। तो चलिए थोड़ी सी एनालॉजी देखते हैं। 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। 100 सेंटीमीटर, तुम्हारी हाइट होती है 5 फीट 5 इंच से लेकर, या चलो मान लो 5 फीट से लेकर, और मैक्सिमम मान लो मैं 7 फीट मान लेता हूँ, ठीक है। किसी की भी नहीं होती 7 फीट, पर इसके बीच में सबकी हाइट होती है लगभग 90% दुनिया की। उसके नीचे के लोगों को आप बोना बोलते हो, बाकी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। सर 1 फीट में पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फीट में होते हैं 12 इंच, और 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर, और 12 इंच में मिला के होते हैं 30 सेंटीमीटर।
तो 5 फीट का मतलब हो गया 150 सेंटीमीटर और 7 फीट का मतलब हो गया 210 सेंटीमीटर। तो ये आपकी एवरेज हाइट होती है हर स्टूडेंट की। तो सर मुझे बताओ कि मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम का भी डिफरेंस लोगे ना, वो हमेशा 3 मीटर से कम ही होगा, क्योंकि 3 मीटर तो खुद की तुम्हारी हाइट नहीं है। 1.5 मीटर से लेके 2.1 मीटर तक आपकी हाइट होती है। तो किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, हम जब 10th में तो हमारी हाइट होती थी 170 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर, ये तो दो हाइट का डिफरेंस तो 0.1 मीटर से भी कम आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपके हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होगा। तो सारे ही स्टूडेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारे ही स्टूडेंट्स R डैश में आते हैं, सारे ही पेयर R डैश में आएंगे, A क्रॉस A के सारे ही सबसेट इसके अंदर होंगे। तो यानी कि R डैश क्या है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। लिखोगे कैसे लेकिन सर इसी चीज़ को, अगर ये बोर्ड में आ जाता है तो कैसे लिखोगे? सो वी विल राइट दैट द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स रेंजेस फ्रॉम 150 सेंटीमीटर टू 110 सेंटीमीटर। चाहे तो लिखो वरना मत लिखो, इतना डेटा देने की भी ज़रूरत नहीं है, जीके इतनी नहीं आती, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इतना लिख सकते हो दैट इट इज़ ऑब्वियस दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स विल ऑलवेज बी लेस देन 3 मीटर। ये स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर R डैश इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप मैं इस सॉल्यूशन को समझाने में समर्थ रहा हूँ। वैसे भी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप वहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हो, आपका टाइम लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अननेसेसरी। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है सर, टी एक सेट है सारे ट्राइंगल्स का। एक प्लेन के अंदर जितने भी दुनिया में ट्राइंगल हो सकते हैं, आइसोसेलेस, स्केलिन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ओब्लिक एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल्स का सेट है टी। ये बोल रहा है कि R एक रिलेशन है जो कहता है कि T1, T2 एक रिलेशन में लाई करेंगे अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट हो। प्रूव करो कि इक्विवेलेंस है। इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह सब चेक करना है। तो रिलेशन R क्या है? गिवन रिलेशन R इज T1, T2 आर रिलेटेड सच दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। ये साइन याद तो है ना, इक्वल के ऊपर ऐसा जिगजैग वाला साइन, थोड़ा सा वो भी स्मूथ वाला साइन, ये होता है कॉन्ग्रेंट का निशान। तो सर मैं प्रूव करना है कि सिमेट्रिक इक्विवेलेंस है। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, है ना। क्लियरली ईच ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। भाई हर ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही सारी। सो R इज रिफ्लेक्सिव, पहला पॉइंट। R रिफ्लेक्सिव इक्वेशन क्या दे रहा हूँ, पॉइंट है, ठीक है। दूसरा चेक करें सिमेट्रिक, T1, T2 belongs to R implies that T1 is congruent to T2। भाई दो ट्राइंगल है T1 T2, अगर वो R में बिलोंग करते हैं उसका मतलब है कि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो उसका क्या मतलब होगा, T2 भी कॉन्ग्रुएंट है T1 के, तो इसका मतलब क्या होगा कि T2, T1 भी बिलोंग कर रहा है किसको, R को। यानी कि अगर A, B दो ट्राइंगल हैं तो A B के कॉन्ग्रुएंट है तो B भी A के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो B, B R को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ R, फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू T, सेट का नाम T है, A नहीं है, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक ऑल्सो। तो अभी तक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रूफ कर चुके हैं, अगर हम इसको ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर देते हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। T1, T2 belongs to R, T2, T3 belongs to R implies that T1, T2 अगर R को बिलोंग करता है यानी कि T1 is congruent to T2, T2 is congruent to T3, ये तो ये बता रहा है, और T2 T3 R में, इसका मतलब T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो भैया मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि T1, T3 भी किस में बिलोंग करेगा, R में। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ठीक है, R ट्रांजिटिव है, तो लिख सकते हो व्हेन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन 3 की तरफ देखें, नोट कर लें इसको, जल्दी से मिटाने वाला हूँ मैं। शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय R इज, ठीक है। अगर R रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और हमको दिखाना है कि R रिफ्लेक्सिव है,
लेकिन ना तो सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। बड़ा आसान है सर, ये तो मैं अगर ओरली ना भी कराऊँ तो भी समझ में आ जाएगा। तो सर सॉल्यूशन 3 देखते हैं। सर आर दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। क्लियरली A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। मान लो कि कैपिटल सेट लिख देना, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो आप लिखना कि सर हर A के लिए A, A R के अंदर बिलोंग करता है, देयरफॉर R इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर दूसरी बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो क्या लिखोगी? तो पहली स्टेप हो गई R इज रिफ्लेक्सिव देयरफॉर। अब सेकंड स्टेप, ये सिमेट्रिक नहीं है भैया। आप देखेंगे हम क्या लिखेंगे, सिंस 1, 2 बिलोंग टू R, लेकिन 2, 1 है क्या? वैसे ही आप इसके बेसिस पे भी रीज़न दे सकते हो कि 2, 3 तो है लेकिन 3, 2 नहीं है। तो मैं एक 1, 2 पकड़ लेता हूँ। सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बेटा। तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव प्रूफ करनी है। सर देखिए ना, 1, 2 तो है, 2, 3 भी है, लेकिन 1, 3 नहीं है। सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप समझ में आया होगा, है ना भाई। 1, 2 है, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है। 1, 2 है और 2, 1 नहीं है। वैसे 2, 3 है, 3, 2 नहीं है। और क्योंकि आपके सेट में 3 ही एलिमेंट है, तीनों आपस में लिंक्ड हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव तो है। ये आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि 2 कचरा एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। चैप्टर अभी बाकी है, तो लेक्चर 03 से कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 03 प्योरली क्वेश्चंस करेंगे हम। मैं थंबनेल पे लगा देता हूँ, मैं जो भी पढ़ाता हूँ आज भी जो भी पढ़ा है इसके थंबनेल पे लगा दूंगा, और लेक्चर 3 के भी थंबनेल पे लिखा होगा साफ। तो लेक्चर 3 फॉलो करें, ठीक है। और हर लेक्चर का डिस्क्रिप्शन देख लें। बाकी और भी तुम्हें डिटेल चाहिए कि भाई इसमें क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ताकि तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, स्किप करना है। तो आई होप कि आप रजिस्टर को मेंटेन कर रहे होंगे थोड़ा सीरियसली। डाउट्स वगैरह अपने पूछते रहना रेगुलरली। तो तैयारी करते रहें। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।